मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडस टीवी की जानिब से आपको सलाम अर्ज़। आज हम वॉइस ऑफ इंडस टीवी पे सिलसिला बैठक की पहली कड़ी पहले प्रोग्राम में उर्दू अदब की मायानाज अफसाना निगार सायरा गुलाम नबी की बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सायरा गुलाम नबी का ताल्लुक कराची से। आप 20 सालों तक ख़वातीन डाइजेस्ट के साथ काम करने के बाद अब हाल ही में हम टीवी पे इंचार्ज स्क्रिप्ट एडिटर के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। सायरा गुलाम नबी का एक इंटरव्यूज़ पर मबनी मजमुआ मुखातिब के नाम से पब्लिश हो चुका है और उनके बहुत सारे अफसाने सिंधी ज़ुबान में उर्दू और सिंधी की नामवर अफसाना निगार सिदरतुल मुंतहा ने तर्जमे किए हैं। हमारे आज के प्रोग्राम की मेज़बान सिदरतुल मुंतहा जिलानी और हमारी मेहमान सायरा गुलाम नबी हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे अपनाइयत बरा इल्तमास है कि हमारा आज का प्रोग्राम आखिर तक सुनिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी बैठक की मेहमान की तरफ, जहां सिदरतुल मुंतहा और सायरा गुलाम नबी की दिलचस्प गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, आप इस वक्त ट्यून है वॉइस ऑफ इंडस के साथ और हमारे साथ हैं मोहतरमा सायरा गुलाम नबी साहिबा, जिनको मैं सफर कहानी के दौर से जानती थी। बात शुरू हुई थी सफर कहानी उनके अफसाने से। ये वो अफसाना है जिसकी बाज़गश्त आज तक मेरी समातों में गूंजती है और ये वो अफसाना है जिसको पढ़कर मैंने महसूस किया था कि अफसाना मुझे लिखना चाहिए था। ये मेरी सायरा से पहली शनासाई थी, पहली शायद रूह की शनासाई कहेंगे। तो अब हम बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा कि तुमने इतने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए और मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हमारी सिलसिला बैठक में और हमारी बैठक बहुत खूबसूरत हो जाएगी। यकीनन वो पहले से ही खूबसूरत होगी क्योंकि तुम जैसे लोग इसमें मौजूद हैं जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। असल में लफ्ज ऐसी चीज है जो आपके इर्द हमा वक्त रक्स करते हैं। जब लफ्जों के जादूगर या लफ्जों के साहिर जो कहते हैं कि वो आपके साथ ट्यून हो तो। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक उम्र किताबों के साथ गुजरी, ये सफर जो था, ये सफर कहानी से पहले कितना पहले शुरू हुआ? सफर कहानी तो मेरा ख्याल है कि 10 साल पहले मैंने लिखी थी, लेकिन ये सफर तो मैं समझती हूँ कि काफी पहले उस वक्त से शुरू हो गया था जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला था और हर्फ आशना हुई थी और हर्फ आशनाई के साथ ही किताबों से जुड़त हो गई थी। जाहिर है उस वक्त जब पढ़ने का आगाज किया था तो बच्चों की कहानियां ही पढ़ा करते थे। पहले तो कहानियां सुना करते थे अपनी अम्मी से, दादी से, उससे कहानियां जाहिर है हमारे साथ साथ होते हैं। जब छोटी मोटी किताबें हाथ लगना शुरू हुई, क्योंकि हमारे बचपन में सीधा ऐसा था कि हमारी कोई और दिलचस्पी थी नहीं। अच्छा। हमारे उस जमाने में ना मोबाइल फोन थे, ना कम्युनिकेशन की ये जो राब्ते हैं इस तरह से, ये सब कुछ नहीं था। हम बच्चे थे तो हम वाकई उस जमाने में बच्चे हुआ करते थे और हमारी बाहर की दुनिया से जिस टूल के साथ रवाबित हुए तो वो किताबें थी, यानी कहानियों की किताबें। यानी कि तब तफरीह भी किताब थी। हाँ, एक तफरीह के अलावा मैं ये कहूंगी कि आपकी दिलचस्पी जो थी ना, दिलचस्पी का जो महवर था ना, वो किताब था। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घर में टीवी भी नहीं था और टीवी भी हमारे घर में बहुत बाद में आया क्योंकि मेरे वालिद को पसंद नहीं था। तो हमारी जो है किताब के साथ जुड़त हो गई थी और बस किताबें पढ़ना, कहानियां सोचना, कहानियों में रहना, कहानियों के किरदारों के साथ साथ चलना, तो वो जो आपकी एक तखयलाती फजा होती है बनती चली जाती है और आप उसमें रहना शुरू कर देते हैं। तो वो टाइम ऐसा था कि इतना ज्यादा जो है हम लोग मिलना मिलाना भी नहीं होता था, आते जाते भी नहीं थे, घर में रहते थे।
तो किताबें हमारी दोस्त होती थी, किताबें हमारी सहेलियां होती थी और किताब ही हमारी रहनुमाई करती थी। वाह, अच्छा, तो ये कहानी जो है, मेरे ख्याल से कहानी का जो सिलसिला है ये शायद हर इंसान के साथ रहता है कि वो ख्याली तौर पर सफर करता है और ख्याली तौर पर सोचता है। आधी जिंदगी मेरे ख्याल से वो ख्याली तौर पर गुजारता है, लेकिन जब आप क्रिएशन में दाखिल होते हैं, जब आप लिखने बैठते हैं, तो फिर वो तख्लीक की सूरत अख्तियार करती हैं। ये पहली कहानी आपने कब लिखी, यही उम्र थी? पहली कहानी कब लिखी ये मुझे इतना याद तो नहीं है, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा शायरी का शौक हो गया था, जब और मैं थोड़ी सी हुई थी और बड़ी क्लास में आ गई थी, यानी 7वीं-8वीं क्लास में, तो मैंने कुछ चीजें पढ़ना शुरू की, शायरी पढ़ना शुरू की। तो उस तरह उस जमाने में हमारा मामूल ये था कि शाम की चाय के साथ बैठा करते थे और हाथ में एक नोटबुक होती थी और पेन होता था। तो उस वक्त जो भी अल्लम गल्लम दिमाग में आता था, या हम यूँ कह लो कि डायरियां भी उस दौर में लिखा करते थे, तो सबके गुजरने वाली बातें, कुछ आसपास होने वाले वाकयात। और मजे की बात यह है कि ये सब तो मैं लिखा करती थी, लेकिन साथ साथ जो है शायरी किया करती थी। अच्छा, एक गजल, हाँ वो मुझे सोचो तो मुझे भी हंसी आती है कि एक गजल, 2 गजल तो लाजमी ऐसा होता था कि लिखा करती थी। अच्छा, उसमें मुझे नहीं पता कि वो बहर में होती थी या नहीं होती थी, उसके वजन औजान के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये था कि रदीफ और काफिया जो है वो जोड़ना आ गया था। अच्छा, तो बस वो जैसे अच्छा, तो वो याद है कोई नज़म या गजल वगैरह कुछ याद है वो जो पहली थी, पहली, दूसरी या तीसरी? नहीं, वो मैंने बिल्कुल भी महसूस नहीं रखी। तो वो अपने दोस्तों के लिए लिख दी, दोस्तों के नाम के ऊपर लिख दिए और उनकी शख्सियत के हवाले से नज़में, इस तरह से तो एक जज्बाती कैफियत होती है, तो हम बड़े हो रहे होते हैं और नए नए जज्बे हम पे वारिद होना शुरू होते हैं, तो वो हम मतलब शेर बनने करने लगी थी। अच्छा, फिर जब मैं थोड़ा सा और आगे क्लास में आई और जब 9th क्लास में मैंने जब उर्दू की किताब पढ़ी और वहाँ ने असातिज़ा को पढ़ा जिनकी जो गजलें होती हैं हमारे निसाब में, जिसमें गालिब है, मीर है, दर्द है, हसरत है, मुस्तफी वगैरह, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत आगे की बात है और बहुत कठिन है ये सारा कुछ ना। तो मैं शायद कभी भी जो है वो ऐसा नहीं लिख सकूंगी। तो मुझे बड़ा एक अजीब सा एक फीलिंग हुई कि इतनी अच्छी अच्छी बातें तो ये सारे लोग कर गए हैं और मेरे लिए करने के लिए शायद कोई नई बात ना हो। तो मैंने ना उसको यानी कि वो दौर ऐसा था कि मैंने फैसला किया कि मुझे शायरी नहीं करनी चाहिए और मैंने वो उठा के रख दिया। यानी कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, मुझे याद है कि एक दफा मैंने आपसे पूछा था कि आपने शायरी क्यों नहीं की, तो आपने कहा था कि हमने अदब आलिया पर रहम किया। तो वैसे मैं भी कहने वाली थी कि आपने अदब आलिया पर कोई रहम नहीं किया, लेकिन ये उठाकर रखने वाली चीज से लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत रहम कर लिया। नहीं, उठा के रखने के बाद कैसे नहीं लिखे को रद्द कर दिया, रद्द कर दिया। ये मुश्किल बात होती है अपने लिखे हुए को रद्द करना। हाँ, लेकिन एक सेल्फ क्रिटिसिज्म पैदा हो गया था कि मुझे लगा कि मैं शायद इतना अच्छा काम नहीं कर सकती, मुझे अपनी मतलब अहलियत का एहसास हो गया था। तो मैंने कहा कि मुझे ये काम नहीं करना और उसके बाद मैंने फिर नस्र की तरफ तवज्जो दी और वही दौर था जब मैंने कुछ इंशाइये, कुछ कहानियाँ, कुछ रेडियो पाकिस्तान के आके छोटे छोटे ड्रामे, ये सारा कुछ लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर वो कॉलेज मैगजीन में भी छपा, कुछ मिडवीक मैगजीन जो आया करता था हमारे जमाने में, वो उसमें भी छपना शुरू हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें मुख्तलिफ जगहों में छपने लगी, तो ये बहुत बड़ी मतलब खुशी मिली बहुत ज्यादा कि उस खुशी का तो लगता है कि अब कोई मुस्तकिल हो ही नहीं सकता। और वो उसे रखना, उसे बार बार पढ़ना और जहाँ आए गए को दिखाना, बस वो सिलसिला चल निकला।
कहानी से आप इदारत की तरफ आ गई। मुझे याद है आप आइंदा एक पर्चा, अदबी पर्चा निकला करता था, आप उसकी भी इदारत में शामिल थी। खवातीन डाइजेस्ट के साथ आप इतना बड़ा अरसा रही। खवातीन डाइजेस्ट को कब ज्वाइन किया था आपने? ऐसा है कि मैं रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम तो किया करती थी, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम जो हुआ करते थे वसंत के नाम से। तो वहाँ मेरा लिखना लिखाने का सिलसिला चलता रहता था और बोलने का भी सिलसिला चलता रहता था। तो बाकायदगी से मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट किया करती थी। अच्छा। तो आना जाना लगा रहता था, अदबी लोगों से मिलना और उसी माहौल में रहना, लिखने पढ़ने वालों का तो एक मतलब एक माहौल बना रहता था। सही। अच्छी किताब का तज़किरा होना, फिर वो किताब हासिल करना। तो इरादा भी यही था कि लिटरेचर मैं पढ़ रही थी, तो इरादा भी यही था कि या तो टीचिंग में आना है या सहाफत में आना है। अच्छा। तो कोई बाकायदा कोई वाज़ेह नहीं था जहन में कि करना क्या है। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट भी नहीं किया था, तो यानी कि मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। तो मुझे खवातीन डाइजेस्ट में मतलब मुझे किसी ने बताया कि खवातीन डाइजेस्ट में कोई जॉब निकली है असिस्टेंट एडिटर की। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम जाके इंटरव्यू दे दो। मैं बस उसके कहने पे चली गई। अच्छा। मेरा वैसे कोई इरादा ऐसा नहीं था कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी या मैं कर लूंगी, मतलब कुछ नहीं था। बस उसके कहने पे मैं चली गई और जब मैं गई तो वैसे ही मुझे रख लिया गया। वाह। और मैं यानी कि यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले मैं अपनी जॉब पे लग चुकी थी। वाह, ये बड़ी अर्ली एज थी, ये टीनेज नहीं थी? ये टीनेज नहीं थी, ये जब लड़कियां लावाली होती हैं और उनको इस किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता लिखने पढ़ने का। हाँ, लेकिन हमारी तो जिंदगी ऐसी थी ना, क्योंकि वो एक रेडियो पाकिस्तान का सिलसिला भी था, फिर लिटरेचर पढ़ भी रहे थे यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में भी बहुत एक्टिव थी, अखबार भी निकाला करती थी। तो ये वहाँ पे अदबी नशिस्तें भी हुआ करती थी, तो अदीबों से शायरों से मेरी मुलाकात भी हुआ रहती थी। तो ये सब सिलसिला चलता था। तो वो एक जिंदगी जो है इसी नहज से थी, यानी कि लावारीपन उस तरह से तो नहीं था जैसा कि उस दौर में या आज के दौर में भी लड़कियां जिस तरह का एक होता है कि वो दूसरी सरगर्मियों की तरफ माइल होती है, लेकिन मेरी सरगर्मियां वहीं पे थी। मुझे शायद शौक था बहुत ज्यादा किताबों में रहने का। तो खुदा का शुक्र है कि मुझे तो जॉब ऐसी मिली कि मुझे लिखने पढ़ने का ही मैंने काम किया, और मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे अपनी मर्जी की जॉब मिली। तो ये सफर बहुत मतलब मजेदार रहा। कितना अर्सा रही आप खवातीन डाइजेस्ट के साथ? तकरीबन मैंने 19 साल या तकरीबन यानी कि 2-2.5 आप कह सकते हैं कि मैंने वहाँ पे लगातार मैंने जॉब की है। अच्छा, एक चीज है कि ये आप बड़े अदब के साथ भी उर्दू अदब के साथ भी मुंसलिक रही हैं। अमूमन तौर पर ये जो कहा जाता है कि पॉपुलर फिक्शन को वो अहमियत नहीं दी जाती, और आप दोनों हलकों में रही हैं, दोनों तरफ आपने काम किया, तो आपने कैसा पाया? अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को आपस में अगर आप करें और डाइजेस्ट को देखें, यहाँ उसका एक वसी अवाम तक वो जा रहा है और वो आम प्लेटफॉर्म तक पहुँच रहा है। मैं उसे कहती हूँ रेल का स्टेशन, रेल का प्लेटफॉर्म डाइजेस्ट से। तो एक वो चीज है, और एक आप बड़े अदब में भी आती जाती रही, वहाँ आपका लिखना लिखाना होता रहा। तो दोनों का कैसा रहा आपका? वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है पॉपुलर फिक्शन का? हाँ, मैंने भी अपने हल्के में यही सुना था कि डाइजेस्टी अदब को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उससे पहले ऐसा था कि मैंने कोई डाइजेस्ट मैंने पढ़ा भी नहीं था, सिवाय चंद एक कुछ सबरन डाइजेस्ट की कहानियां पढ़ी थी, या मतलब मैंने खवातीन डाइजेस्ट में मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने खवातीन डाइजेस्ट के अफसाने नहीं पढ़े थे। अच्छा। मुझे इतना ज्यादा उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि वो मैंने कभी मतलब सोचा ही नहीं था कि मतलब मैं दूसरी तरह की किताबें यानी कि यूँ कह लो कि अदब की किताबें पढ़ा करती थी, तो मेरा उस तरफ रुझान भी नहीं था। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट की, जॉब को मैंने जॉब समझ के किया और जॉब स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि लोगों का जो है इसके बारे में बहुत वैसे मतलब वो बाइस वैसे ही हो जाते हैं, जबकि मेरा तजर्बा ये रहा कि इसमें
अगर 8 या 10 कहानियां छपा करती थी, पब्लिश हुआ करती थी, तो इसमें से 2 कहानियां जरूर अदबी मेयार की होती थी और दो कहानियां दूसरे मिजाज की और 2 कहानियां और अलग मिजाज की। यानी कि ये हर तरह के जो कारीन होते थे उनके मिजाज के मुताबिक हुआ करती थी। और जब सन 2000 के करीब जो है बहुत अच्छी लिखने वाली खवातीन उसमें हमें मिली और जिन्होंने वाकई इतना अच्छा लिखा कि मैं कहती हूँ कि उसका मेयार किसी भी तरह से कम नहीं था फिक्शन के हवाले से। तो वो डाइजेस्टिंग है। लोग पढ़ने की तरफ माइल तो होते हैं, यानी कि देखें जब हमने पढ़ाई लिखना पढ़ना शुरू किया था तो हम डायरेक्ट थोड़ी मास्टर डिग्री लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आ गए थे। हमने कहीं से प्राइमरी पढ़ी थी, कहीं से हमने सेकेंडरी पढ़ी थी, फिर हम कॉलेज में आए थे, फिर हम यूनिवर्सिटी में आए थे ना। तो डाइजेस्ट ही मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप आला अदब की तरफ जा सकते हैं। यानी कि ये आपका एक जौक बनाता है, जौक बनाने में किरदार अदा करता है। आप कह सकते हैं, इब्तिदा कह सकते हैं, सफर। हाँ बिल्कुल। यानी कि ये और बात है कि कुछ लोग रुक जाते हैं, डाइजेस्ट को ही सारा अपना मुताला समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबके घरों में जब टीन एज में हम होते हैं, हमें डाइजेस्ट करने का शौक होता है, तो हम एक तरह से जबान से भी मुतारिफ हो रहे होते हैं कि जबान होती कैसे है, उसको पढ़ता कैसे जाता है, फिर लिखा कैसे जाता है। तो ये बतदरीज जो इर्तकाई सफर आगे बढ़ता है और वो कहानियां पढ़ने के अहल होते हैं और उसके बाद आपको तलब होती है, मतलब तलब होती है, लाजमी होती है, होनी चाहिए। आगे जाके देखें कि और क्या कुछ लिखा गया है। तो मैं समझती हूँ कि डाइजेस्ट जो है वो प्राइमरी लेवल है और उसके बाद आपको अपना मुताले का दायरा जो है वही जरूर करना चाहिए। हाँ, आज का जो डाइजेस्ट है, आप समझते हैं कि ये जो चीजें बदली हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो बहुत बड़ा फर्क आया है। डाइजेस्ट की मयार पर आपको लगता है कि फर्क आया है? मुझे लगता है कि देखिए सदरा, हम जो है हमें थोड़ी अब जो है बहुत तरक्की की जो रफ्तार है ना वो बहुत तेज है जी। और चीजें ना बहुत तेजी से बदल रही होती हैं। तो जब ये प्रिंट मीडिया जो है एक तरह से उसका जो कारी है वो कम हो गया है और सारा का सारा जो अच्छा इसी तरह जो अच्छा लिखने वाला है वो भी जो है डिजिटल मीडिया की तरफ आ गया है। तो अब वो जो है उसको लोगों को अब आदत हो गई है कि वो कुछ लिखें और वो फौरन पब्लिश कर दें। सही। तो वो फिर इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि डाइजेस्ट में भेजे या कहीं पर भी भेजे तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, फिर एक वो सिस्टम है, फिल्टर होती है चीजें, वो किसी आपसे मतलब कहना चाहिए एडिटर की नजर से गुजरती हैं और एडिटर उस पर अपनी नजर डालता है, उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, उसके मुताबिक वो चीजों को दिखता है और उसके बाद वो चीजें पब्लिश होती हैं। वो आजकल का मुझे लगता है कि लिखने वाला कुछ उजलत का शिकार है। इस तरह से पढ़ने वाले भी उजलत का शिकार है तो लिखने वाला भी उजलत का शिकार है। उसे सब चीजें ना बहुत जल्दी चाहिए, यानी कि उसे शोहरत जल्दी चाहिए, उसे फीडबैक जल्दी चाहिए। तो इस सिलसिले में ओवरऑल मुझे लगता है कि मयार जो है थोड़ा सा कम हो गया है। लोगों के ना सब पैशन नहीं रहा, क्योंकि हम लोग जब लिखा करते थे और हम बहुत मतलब सालों इंतजार करते थे अपनी बारी का, कई महीने गुजर जाते थे और तब हमारी बारी आती थी और उसके दौरान आप बड़ा पढ़ लिख लेते थे, बड़ा समझ लेते थे, बड़ा और जिस चीज हमें नहीं अगर पब्लिश हो रही थी तो हम ये सोचते थे कि क्यों नहीं हुई, हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते थे। तो अब मुझे लगता है कि ये जो लिखने वालों का जो ये तबका एक नया पैदा हो रहा है तो वो उसके अंदर जो है ना एक इतना तहम्मुल नहीं रहा कि वो जो है अपने आप को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, ये है कि ये और बात है कि संजीदा लिखने वाले जो हैं चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो या डाइजेस्ट में हो या कहीं और लिख रहे हो, तो इनके मौज़ूआत जो है ना वो मौज़ूआत का दायरा वसी हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो कम है लेकिन है। और इन्होंने मतलब अब ये है कि अब लोगों के पास बड़े जराए वो आलमी अदब को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं
अच्छा, मजे की बात है, मुझे एक और चीज महसूस होती है जितना वो ये कि जो लिखने और पढ़ने वाला जो तबका था ना, वो थोड़ा कम हो गया है। यानी कि हमें आज ही कहानियां चाहिए, सही। ठीक है, लेकिन कहानियां हम कहते हैं हमें पढ़ने की शक्ल में नहीं चाहिए। हम पढ़ने से थोड़ा उकता गए, या हम पढ़ने से थोड़ा सा भागने लगे हैं। अब हमें वही बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज जो है वो फिल्म की शक्ल में मिल जाती है, वेब पे मिल जाती है, और आपका थॉट प्रोसेस भी उसमें होता है, उसमें फलसफा भी मिल जाता है, तो हर चीज जो है वो कहानी की शक्ल में फिल्माई भी मिल जाती है। यानी कैमरे की जबान से आपको वो सब चीजें मतलब आप तक पहुंच जाती है। अच्छा, हर चीज फिल्माई हुई मिल जाती है, ये मेरा बड़ा सवाल है। देखिए हर चीज यूट्यूब पे और दर्जनों वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको हर मौजू पे हर चीज तकरीबन फिल्माई भी मिल जाती है। ठीक। और उसकी वजह से ना कारी कम हो गया है, उसको मतलब वो सहल पसंद हो गया है, उसमें से भागने लगा है, या उसे आसानी हो गई है कि उसने वो अपनी उंगली से उसने वो किया, क्लिक किया, और उसने कई साइट्स खोल ली, और हम जो चीजें हमें यूं कह लो कि हमें की मालूमात चाहिए तो वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। सही। वो हमें मजहब के बारे में जानना है वो हमें मिल जाएगा, हमें किताबों, अच्छा वो जो डिजिटल बुक ई बुक्स वगैरह थी वो हमें वॉइस नोट की शक्ल में भी हमें मिलना शुरू हो गई है। हमने कान पे लगाया और हम अपने काम करते रहे। हमने दुनिया का कौन सा मौजू है जिसपे आपको जो है वो चीजें नहीं मिल रही होती। तो मुझे लगता है कि कारी इसलिए कम होता गया है। सही, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप खवातीन डाइजेस्ट से हम टीवी की तरफ आई, कैसा लगा आपको? एक डाइजेस्ट राइटर्स की एक खेप और उनसे उनकी कहानियां और वो सारा माहौल और खतूत, और उससे खवातीन डाइजेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हालांकि ये तकरीबन वही राइटर्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ भी आए और काफी अरसे के बाद छा गए। बस ये एक सफर था जो खवातीन डाइजेस्ट से शुरू हुआ, और उसका थोड़ा सा उसका मतलब मैं कहूँगी कि सफाई सफर तय करते हुए फिर वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ मैं आई, और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करना, क्योंकि काम वही था, तकरीबन काम वही था, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन बस वो टेक्निक का फर्क था। तो चैलेंजिंग था, मुश्किल था, और हिनोस मुश्किल है, क्योंकि वही बात के रोज एक दुनिया बदल रही है, तो दुनिया के जदीद तकाज़ों के मुताबिक चलना है। अच्छा, इसमें जो है ना आपके जो रीडर्स थे डाइजेस्ट में तो वो लाखों में थे ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो नाजिर है यानी कि इसका व्यूअर्स है तो वो करोड़ों में है। सही। तो ये एक दायरे से एक बड़े वसी दायरे में कदम रखना था। ठीक। और यहाँ पे आपको ज्यादा मोहतात होना था, ज्यादा आपको तवज्जो से कंटेंट देना था, बनाना था, क्योंकि यहाँ पे आपका अच्छा पढ़ने वाला तो एक मखसूस तबका होता है जिसे हाथ में किताब लेके पढ़ने की आदत होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये है कि इसमें देखने वाला जो है वो हर तरह का तबका होता है ना, वो पढ़ा लिखा हो ना हो वो टीवी देखेगा, वो बहुत पढ़ा लिखा हो तो भी टीवी देखेगा, वो किसी भी क्लास से ताल्लुक रखता है तो भी टीवी देखता है, वो आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर आदमी जो है वो टीवी देखता है। सही। तो यहाँ पे मुझे लगा कि काफी चैलेंजिंग है, मुझे अच्छा लगा, मजा आया काम करने में। एक चीज है कि वो एक अफसाना निगार राइटर जिसका अफसाना छपता है और फिर रीडर पढ़ता है और फिर उसके पैगामात मौसूल होते हैं, उसकी जो खुशी होती है। अच्छा, पसे पर्दा जाकर काम करना, तो अंदर से वो राइटर कभी सीखता नहीं है कि दोबारा से अफसाना लिखो, दोबारा से कहानी की तरफ आओ या दोबारा से इस तरफ आओ। वो मुझे याद है सम टेक्स्ट मिसिंग, वो भी मैंने सिंधी में तर्जुमा किया था, कैलेंडर से चुराई हुई एक रात, वो था। सफर कहानी तो क्या ही था, बल्कि मुझे याद आ रहा मैं सफर कहानी का जो पहला जुमला था, पहली लाइन थी, बड़ा गजब था उसमें कि उसके होंठों का खम था और खनकती हुई हंसी, जिसमें उसने पहली बार उसे शायद कहकर पुकारा था।
और मुझे याद है उसका एक आखिरी जुमला था कि और रह गया उसकी एड़ी का दर्द। तो वो बड़ा सहरज़दा अफसाना था, बड़ा ही सहरज़दा। इतने इतने सहरज़दा अफसाने और इतने तवज्जो और मोहब्बत के साथ अफसाने, और फिर आपका फौरन से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ चले जाना, वहाँ बैठ के कभी फिर आप दोबारा अफसानों की तरफ आई, लिखा? हाँ, मैंने कुछ अफसाने उसके बाद भी लिखे। वो मेरे यानी कि इतने ज्यादा तो नहीं लिखे। खैर मैं लिखने के मामले में चोर हूँ काफी, और वैसे पहले भी कम लिखा करती थी। अच्छा, वैसे ये चोरी कम की है, लेकिन की बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना बड़ा माहिर चोर है, तो मेरे ख्याल से तो राइटर ही चोर होता है। काम चोर हूँ मैं। काम चोरी मतलब काम चोरी बहुत है अंदर। इतने मैं ऐसे तकलीफ की चोरी कहूंगी, लेकिन कम चोरी कहूंगी। काम चोरी से नहीं कह सकते, कम चोरी कह सकते हैं। अच्छा, मुझे अब बताएं कि सायरा गुलाम नबी को जो चाहिए था जिंदगी में, उसे वो सब मिल गया? अगर मैं ये कहूँ कि सायरा गुलाम नबी को ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था। अच्छा, फनकार तो बड़े ख्वाब देखते हैं, तो ये बात कैसे होगी? नहीं, बस फनकार बस ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। मैं ख्वाब देखती हूँ और अब भी ख्वाब ही देखती हूँ। अच्छा, ख्वाब देखना जरूरी होता है जिंदगी के लिए? हाँ बिल्कुल, ख्वाब उम्मीद बवाने उम्मीद होते हैं। हाँ, ख्वाबों में रहना कैसा होता है? मतलब एक तो हम ख्वाब देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ख्वाबों में रहना, लेकिन जाहिर है कि ये एक अजीब सी बात है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं और अपने रिश्ते नातों और अपने सारी जिंदगी के मामलात को लेके चल रहे होते हैं। सही। तो वो बैठे रहे तस्वुरे जाना की ओर का हमें टाइम मिलता नहीं है, तो सिवाय इन दोनों के जब कुदरत ने आपको मौका फराहम कर दिया है लॉकडाउन में। हाँ। वैसे जाहिर मौका मिलता नहीं है, लेकिन ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख्वाब सच होते हैं? अच्छा, ये बंद आंखों वाले ख्वाब ज्यादा देखे हैं या खुली आंखों वाले? बंद आंखों वाले ख्वाब में ये अब ये ख्वाब को मैं इस तरह से कहूँगी कि ये अपने आप से बातें होती हैं, अपने आप से मुलाकात होती है, या अपने आप को दोस्त बनाकर अपने आप से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सोचना और बहुत सोचना और मजे मजे की बातें सोचना, बहुत सारी चीजों का इंकशाफ होता है। आपको आपके ऊपर आपका अपना आप खुलता है, आप लोगों के रवैयों को पसंद। नहीं, ये फरेब वाली बात नहीं होती है, ये अपना एक खुद शनासी ही कह लो, या अपने साथ करना, अपने आप पर सवाल करना और अपने आप जवाब करना। मेरा फरेब बहुत अच्छा मजे है और इसका मौका निकालते रहना चाहिए, अपने आप से मुलाकात करते रहना चाहिए। वाह, अपने आप से मुलाकात करते रहना चाहिए। अच्छा, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सब कुछ है। सब कुछ है, कायनात है, मोहब्बत है। हम मोहब्बत के लिए दुनिया में आते हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करने के लिए ही दुनिया में आते हैं, और हम सिर्फ मतलब पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो मोहब्बत किए बगैर दुनिया से हैं, और वो क्यों नहीं करते मोहब्बत। अच्छा, एक मोहब्बत जिसको हम ये एक ही उससे जिनसी शक्ल में देखते हैं कि वो वही लड़के लड़की वाली मोहब्बत, और एक मोहब्बत होती है बड़ी आफाकी मोहब्बत होती है। आप मोहब्बत को किस तरह देखती हैं? उसका क्या रूप है, क्या रंग है? मोहब्बत के सारे ही रूप बहुत प्यारे होते हैं, और तो एक मखसूस मोहब्बत का के बारे में तुम पूछ रही हो, तो वो कोई बुरी मोहब्बत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी मोहब्बत है। और वो एक फितरी मोहब्बत है, एक फितरी मतलब एक आज ही मैं बात करी थी अपनी बहन से कि एक मर्द और एक औरत का ही रिश्ता सबसे सच्चा रिश्ता होता है। वाह। और उसी के लिए कायनात बनी है, और आदम दुनिया बसाई एक औरत के लिए थी। तो ये तो सारी मोहब्बत की शक्लें हैं, और ये तो बहुत मतलब जरूरी है जिंदगी के लिए। जिंदगी खूबसूरती है, हुस्न है, और जिंदगी का तसलसल है, ये सब कुछ यही है, यही मोहब्बत है। सही।
अच्छा, बातिन का सुकून आप किसे कहेंगी? जिसे हम कहें कि एक कभी होता है ना कि हम जाहिरी तौर पे बड़े सेटिस्फाइड और बड़े मुतमईन होते हैं, लेकिन आपका बातिन बड़ा बेचैन होता है। उसका सुकून कहाँ मिलता है? आपको अपनी जात के अंदर मिलता है या इसका कोई और रास्ता होता है? बातिन का सुकून जो है उस सूरत में आपको मिलता है जब आप अपने ख्वाहिशात को महदूद कर लेते हैं और अपने आप को समेट लेते हैं और अपने आप को इस बात से अलग कर लेते हैं कि हमें किसी को शिकस्त देनी है, किसी को हराना है, किसी को मारना है या किसी से बदला लेना है। हम इन सब चीजों से अपने आप को अलग कर लें तो मेरा ख्याल है कि बातिन में सुकून उतर आता है। अल्लाह और बंदे का क्या ताल्लुक होता है? आप रह सकते हैं अल्लाह के बगैर? नहीं, हमारी बहुत जो जहनी जरूरत है वो खुदा है, खुदा का वजूद है, वो मजहब है, क्योंकि उसके बगैर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी कायनात में तन्हाई महसूस होती है, चाहे कोई भी मजहब हो। हाँ, कोई भी मजहब हो। मजहब जो है आपकी एक यानी कि आपको ये सवाल कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो और आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो इन सारे सवालों का जवाब मेरा ख्याल है मजहब देता है। वो आपको शायद तन्हा नहीं रहने देता, वरना इंसान अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करे। अगर उसके पास मजहब का सहारा ना हो तो वो उस कायनात में मुझे लगता है बिल्कुल अकेला और तन्हा रह जाएगा। खुदा को देखने की ख्वाहिश आपके अंदर उभरती है या आप खुदा के एहसास से ही बड़े पुर हो जाते हैं, बड़े भरे हुए होते हैं? मेरा ख्याल है खुदा हमारे आसपास ही होता है और वो किसी न किसी शक्ल में, मतलब हर शक्ल में जो वहदतुल वजूद का जो फलसफा है वो यही है कि खुदा हमारे आसपास है, हर चीज में है, हर चीज में उसकी जलवा नुमाई है। तो वो आपके अंदर है, वो कायनात से बाहर तो नहीं है ना, हमारे महसूसात के करीब करीब है। वो उसका कोई मकान नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं कि वो कोई शायद आसमानों से ऊपर रहता है या उसको किसी जगह में उसका घर है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। वो आपके आसपास, आपके अंदर, आपके रूह में, आपके देखने में, आपके बोलने में, हर जगह किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मौत को आप क्या समझती हैं? ये खात्मा है या ये ब्रेक है? मैंने इस पे इतना ज्यादा सोचा नहीं है कि ये क्या है, लेकिन जाहिर है कि ये वक्फा है जिंदगी, हाँ, जिंदगी से, या एक या एंड है या वक्फा है, हमें दूसरी दुनिया में जाना है या क्या है। मैं इसके बारे में मेरा कुछ भी अभी मुझे क्लियर नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आई कि है क्या। यानी कि जो चीज पोशीदा है उसको हम पोशीदा ही रखें। हाँ, अभी अपने पोशीदा है, एक पोशीदा रखे नहीं, लेकिन हम जाहिर हम मौत के बाद का तजुर्बा, मौत के बाद बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक यकीन है कि रूह है, रूह मौजूद होती है, उसे खात्मा नहीं है या उसका सिर्फ इंतकाल होता है। मादा अपनी शक्ल बदलता है, यानी कि हम न जाने मरने के बाद हम किसी न किसी शक्ल में तो होंगे, लेकिन शक्ल से मुराद ये नहीं है कि वो जो हिंदुओं का एक वो है कि अवागौन है किसी और जानदार में या जानवर की शक्ल में वो पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान मट्टी में मिलेगा, मट्टी में की अपनी नामियात होती है, वो पता नहीं कब कहाँ कैसे किस तरह से उसका दोबारा से जन्म होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि वो मादा खत्म नहीं होता, वो कहीं ना कहीं रहता है, चाहे वो ब्लैक होल में हम सब मरने के बाद पूरी कायनात खत्म हो जाएगी तो किसी ब्लैक होल में चली जाएगी और उसके बाद एक कोई नई दुनिया बनेगी। तो मौजूद मरने के बाद भी बंदा रहता है, लेकिन वो किस शक्ल में रहता है ये वो नहीं जान सकता। इंसान कब तक जिंदा रहना चाहता है? जब तक वो खुश रहे।
इंसान कब तक जिंदा रहना चाहता है। मेरे ख्याल से इंसान के अंदर एक बहुत पेट भरने के बाद उसकी ख्वाहिश है वो दायमी जिंदगी की है। वो हमेशा जिंदा रहना चाहता है, वो कभी भी मरना नहीं चाहता। हाँ। लेकिन एक हकीकत है कि उसे मौत आनी है, लेकिन इस हकीकत से वो आंख चुराता है जब तक जिंदा रहता है। और वो समझता है कि जो कि टॉलस्टॉय वगैरह ने भी इस बारे में बहुत लिखा है कि वो ये समझता है कि उसे तो जिंदा रहना है। हाँ, आसपास लोग मर रहे हैं तो वो मर रहे हैं, लेकिन मुझे तो जिंदा रहना है। लेकिन ये जाहिर है वो अपने आप को धोखा देता है, फरेब देता है और उसको मरना तो है। अभी ऐसा क्या रहता है जो अब तक आपने सोचा है कि ये अभी मैंने नहीं किया, अभी मुझे ये करना है, इसके बाद मेरा ये काम है? जी, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। तो मुझे तो बहुत तशनगी महसूस होती है। शायरा अगर राइटर ना होती, अगर उनकी जिंदगी में किताब ना होती तो वो क्या होती? पता नहीं, मैं इतनी हॉरिबल जिंदगी का तस्वीर कर नहीं सकती। यानी कि फिर ये हुआ कि शायरा अगर है तो किताब है, या किताब है तो शायरा है, और उनका ताल्लुक है आपस में। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा ये किताब ना एक बाकी किताबें आपके आसपास होती थी, आप किताबों के जरिए दुनिया को समझते थे या देखते थे। वो दरीचा थी आपको दुनिया की तरफ देखने का मौका फराहम करती थी। लेकिन ये कि अब और भी बहुत सारे जराए हैं। अब मैं शायद इतना किताबें नहीं पढ़ती, लेकिन और भी बहुत सारी जराए हैं। बेसिकली जो है, मैं समझती हूँ कि आपको सोचने का मवाद मिलते रहना चाहिए। सही। वो किताब से मिले, वो इंसान से मिले, वो सफर से मिले, वो अपने तजर्बा से मिले, तो वो जो आपका सफर आगे, जहनी सफर आपका आगे बढ़ते रहना चाहिए, वरना फिर जिंदगी जमूत का शिकार हो जाती है। बिल्कुल, जिंदगी जमूत का शिकार। आप अपने जहन को स्टक नहीं करना चाहिए ना। जब तक आपके अंदर तवानाई है, एनर्जी है, सोच, मतलब आप जब तक आप सोचते हैं तो आप है ना। अगर आप नहीं सोचते तो आप नहीं है। तो वो सोचने का मवाद आपके लिए कहीं से भी मिले, आपको लेना चाहिए। वो किताब हो, वो सफर हो, तजर्बात हो, वो लोग हो, मुख्तलिफ तजर्बों से गुजरे हुए लोग हों। जैसे मुझे सफर करना बहुत अच्छा लगता है, सफर में भी आप बहुत सीखते हैं। तो जो हमें जो कि दरियाफ्त का एक नया मोड़ मिलता है तो वो अच्छा लगता है। सही। नॉवल की तरफ आपने कभी सोचा अफसाने से कि मैं एक नॉवल लिखूं या ये? हाँ, मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ। वही बात है कि मुझे सोचने का बहुत शौक है, तो मैं सोचती बहुत हूँ। तो मैं प्लान भी बनाती हूँ कि लिखूंगी, नॉवेल लिखूंगी, और जो कुछ मैं अब तक नहीं कह सकी, इजहार नहीं कर सकी, वो सब कुछ मैं निकाल के सिरे पे रखूंगी, उसे किसी ना किसी तरह से रिकॉर्ड पे लेकर आऊंगी। वाह। तो शायद मैं लिख डालूं। यानी कि जिंदगी में भी बहुत काम रहता है। अभी तो आपको बड़ा लंबा जीना है या नहीं है, लेकिन काम तो अभी कुछ ऐसा किया नहीं है कि मैं सोचूं कि मेरा काम खत्म हो गया। तो मेरा काम तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो नहीं, इंशाल्लाह ये अभी और दराज होगा, आगे जाएगा। आपसे करने के लिए तो बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन वक्त की सूरत हाल को देखते हुए हम गुफ्तगू को यहाँ पर खत्म करते हैं। लेकिन ये कि मजा बहुत आता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने रूह के सफर पे निकले हुए हो, या एक इर्तिका शुरू हो चुका है, और ये एक अल्लाह महदूद सिलसिला है, ना खत्म होने वाला सिलसिला। जिंदगी के बारे में आखिर में कुछ कहें, या जो नए लिखने वाले हैं उनको थोड़ा सा उजलत को लगाम देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। वो जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम टीवी ड्रामा ही क्यों ना लिख रहे हों, या हम नॉवेल लिख रहे हों, या अफसाना लिख रहे हों, तो या हम कुछ भी किसी भी आर्ट फॉर्म से मुताल्लिक हों, तो हमें ना उसकी बेसिक्स या बुनियाद या उसके फाउंडेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। हमें अपना काम ना बहुत शुरू से शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने फैसला किया कि मुझे नॉवलिस्ट बनना है या मुझे फिक्शन राइटर बनना है,
और मैंने कलम उठाया और मैंने लिखना शुरू किया। नहीं, मुझे एक अपने आप को पहले ज़ाब्ते में लेकर आना है, पहले मुझे उस पर गौर और फिक्र करना है, पहले उसकी मुबादियात देखनी है, उसकी फाउंडेशन देखनी है कि मुझे इसको बनाना कैसे है, पढ़ना कितना है। और बहुत सारी चीजें तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, लेकिन उसमें मेहनत जो है वो आपकी होनी चाहिए, यानी कि वक्त देना चाहिए, बहुत ज्यादा वक्त देना चाहिए। देखो कोई भी काम जो है ना, इसको मतलब यूं नहीं कि मुझे मशहूर होना है या मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं, पैसे भी मिल जाएंगे, मशहूर भी आप हो जाएंगे, लेकिन आपका काम पूरा होना चाहिए। आज जो राइटर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ड्रामा लिख रहा है उसे आप राइटर कहेंगे या वो ड्रामे को आप ड्रामा कहती हैं? मैं उनको राइटर उस तरह से मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखो टीवी ड्रामा जो है वो बहुत सारे वो एक टीम वर्क होता है, वो टेक्निक्स के ऊपर लिखा जाता है, यानी कि उसका एक फॉर्मेट होता है, उसकी एक टेक्निक होती है। फिर आप जो कुछ लिखते हैं तो वो आगे जाके एक डायरेक्टर के हाथ में जाता है, फिर उसका एक विजन शामिल होता है, साथ ही फिर एक्टर आता है, एक्टर आपके जुमलों को आगे बढ़ाता है, फिर उसके बाद एडिटिंग का, मशीनों पर जो एडिटिंग होती है उसका मरहला आता है। तो जो आपकी जो तकनीक होती है वो कई मरहलों पे जाके ऑन एयर होती है। तो जो राइटर होता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो राइटर होता है वो अपने आप को किताब के जरिए बनवाता है, यानी कि किताब लिखने वाले को मैं राइटर कहती हूँ, ड्रामा लिखने वाले को मैं स्क्रिप्ट राइटर कहूंगी, उसको मैं राइटर उस तरह से नहीं कहूंगी। ठीक है, आजकल ये जो नया ड्रामा राइटर है इससे मुतमईन है आप? मुझे लग रहा है वो भी नहीं वक्त दे रहा इतना ज्यादा काम। बस क्योंकि देखने वाले, क्योंकि ये अवामी मीडियम है ना, बहुत ज्यादा मासेस का ये मीडियम है, जो टीवी का जो मीडियम है, तो उसमें बस वो लोग कामयाब हैं या वो लोग जो चीजें दे रहे हैं उसे लोग कबूल कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं ना। अगर वो लोगों ने कबूल करना छोड़ दें तो फिर वो जाहिर है उसका स्टैंडर्ड दूसरा हो सकता है। लेकिन अब लोगों को कोई भी गहराई में जाने वाली चीज नहीं चाहिए। देखने वाले हैं वो भी बहुत उजलत में हैं और उन्हें भी कोई गहराई नहीं चाहिए, गिराई नहीं चाहिए, उन्हें भी सामने की चीजें चाहिए। तो देने वाले भी वो उनके ज़ौक़ के मुताबिक दे रहे हैं। अच्छा, देने वाले उनके ज़ौक़ के मुताबिक दे रहे हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये जो रेटिंग का जो भी चक्कर है जिस तरह का भी है तो उसके मुताबिक ड्रामा बनाया जाता है। और ये जो एक दिमाग है कि आप व्यूअर के हिसाब से ड्रामा बना रहे हैं, पहले ये होता था कि आप व्यूअर को ड्रामा ये दिखा रहे हैं और फिर व्यूअर आपके ड्रामे पर पीछे चल रहा है, सोच रहा है, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये जो फिजा बदली है, ये आप समझती हैं कि ये कंट्रोल होगी या ड्रामे के ट्रेंड्स बदलेंगे? देखो ये जो है ना, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। असल में बात सारी ये होती है कि ये प्राइवेट चैनल्स है ना, ये अपनी प्रोडक्ट बेचना था, और जाहिर है जब इनकी प्रोडक्ट बेचेगी तो इनको पैसे वापस आएंगे ना। और ये कोई सरकारी ग्रांट पे चलने वाला तो वो नहीं है ना कि चीज बिके ना बिके आप बस आप दे रहे हैं। तो आपको व्यूअर्स मिलेंगे तो आपको स्टार मिलेंगे ना। सही। तो इसलिए इसको बिल्कुल एक अलग हिसाब से देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई भी अपने घर से तो पैसे ला के नहीं लगाएगा ना कि मैं ये चीज बनाऊं, तो उसे देखने वाला ही नहीं मिलेगा। तो वो उसका मैसेज भी बेकार जाएगा, उसका एक जो भी हाई स्टैंडर्ड में जो चीज बनाई गई। देखो हमने एक ड्रामा दिया, सीरियल दिया था आंगन के नाम से, और खदीजा मंसूर का नॉवल था, लेकिन ऐसे लोगों ने उस तरह से नहीं देखा जैसा देखना चाहिए। तो आपको को पता है कि वो लिमिटेड ड्रामा था, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा था, लेकिन वो पैसा जब नहीं रिटर्न होगा तो फिर कौन इतनी हिम्मत करेगा कि वो जो है ना ऐसी चीजें बनाए। आप क्या समझती हैं, अगर गवर्नमेंट इस ज़माने में कुछ प्राइवेट इदारों की मदद करे या उनका साथ दे तो फिर वो कुछ दूसरे मयारात कायम हो सकते हैं, या फिर एक जो ड्रामे का फिक्रीपन था वो लौट सकता है? यार ये ना गवर्नमेंट के करने के काम तो मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को पहले जो है
तालीम पे और सेहत पे तवज्जो देनी चाहिए। जब आप तालीम आपका स्टैंडर्ड वाली होगी तो खुद ब खुद जो है चीजें सही होंगी, लोगों के सोच का मयार बदलेगा। अब तो अभी तो लोगों के पास तालीम ही नहीं है, और जो तालीम याफ्ता भी है तो उनके पास शऊर नहीं है, क्योंकि वो डिग्री के लिए लिखते हैं, डिग्री के लिए पढ़ते लिखते हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो जॉब हासिल करने के लिए जाते हैं। तो वो हमने शऊर हासिल करने के लिए तो अभी तक अपने इदारे बनाए नहीं है। तो अभी तो बहुत गवर्नमेंट ने करने को तो अभी बहुत सारे काम है। पहले वो होंगे, हम तरक्की याफ्ता होंगे, हम माशी तौर पे आजाद होंगे, हमारे पास अच्छी सेहत होगी, अच्छी तालीम होगी, तो फिर हम उस पे आएंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। अच्छा, ये आप मानती हैं कि ड्रामा खराब हुआ है? ड्रामा खराब इस तरह से तो मैं नहीं कहूंगी कि मुकाबला बहुत है ड्रामे में। पहले जो पीटीवी का ड्रामा था, रिमोट रोकना मुश्किल हो गया है जी, तो बहुत ज्यादा आपके पास मतलब चैलेंज है कि आप अपने कंटेंट पे लोगों को रोकें। वरना तो आप ये देखिए कि पीटीवी के जमाने में एक ड्रामा आता था दिन, यानी कि रात में एक ड्रामा आता था 8 से 9 बजे, और सारी दुनिया बैठ के एक ही वो ही ड्रामा देखती थी, क्योंकि दूसरे कुछ मतबादिल उसके कुछ भी नहीं था। सही। उसमें आप फिर अपनी मर्जी की चीजें भी दिखा देते, अक्सर लोग देखते ही थे। अच्छा, वो जमाना ऐसा था सिद्रा, मैं ये भी कहूंगी कि टीवी इतना आम नहीं था। अच्छा, याद करो वो दौर ऐसा था कि हर किसी के पास टीवी नहीं होता था। अब तो बच्चे के पास अपने हाथ में एंड्रॉइड सेट है, उसके अंदर टीवी है, आपका अपने कमरे में टीवी है, आपके रेस्टोरेंट में टीवी, आप कहीं पे भी जाएं, मॉल में जाएं, कहीं जाएं, आपके टीवी है। पहले पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में टीवी होता था। सही, और वो सारे बच्चे मिल मिला के देखने के लिए जाते अच्छा, वो जो है उम्मूमन टीवी उन लोगों के घरों में होता था जो पढ़े लिखे होते थे, यानी कि मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों के घर में टीवी होता था, हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था। ये बात बड़े पॉइंट की है। तो अब हर जगह, हर झोपड़ी में, हर मासी के घरों में, हर जगह तो आपने टीवी पहुंचा दी है ना। सही। तो फिर आपका दायरा व्यूअर्स भी फैल गया है, उसका दायरा बहुत फैल गया है। पहले आप पढ़ा लिखा कंटेंट देते थे तो लोग रिसीव करते थे। अब आप, जो मेरी मासी है वो सुबह आ रही थी तो कहती है बाजी वो वाला ड्रामा, मैं वो वाला देख रही हूँ ड्रामा जिसमें वो फलानी को फलानी मार रही है और उसको ये कर रही है, वो कर रही है। तो जाहिर है वो तो फिर इसी तरह बात करेगी ना। तो उसके तो सर से गुजरेगा। अगर हम बानो कुसिया या इशफाक अहमद का ड्रामा लगाएंगे तो उसके तो सर से गुजरेगा, उसे क्या समझ में आएगा? बिल्कुल, उसे खबरें भी समझ में नहीं आती। आसान फहम होना चाहिए ड्रामे का। आसान फहम भी होना चाहिए। वो मौजुआत जो महदूद हो गए हैं या सतही हो गए हैं, तो वो इस वजह से कि उसका व्यूअर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि उसकी लातादाद हो गया है वो ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कल्चर में ड्रामा घुसा हुआ है, ड्रामे का कल्चर वसी नहीं है। जैसे हम पहले पीटीवी का ड्रामा देखते थे तो सर ये सिंध का ड्रामा दिखाया जा रहा है तो सिंध का कल्चर है, उसमें जिस सूबे का ड्रामा है वहाँ का कल्चर है, पहाड़ियाँ हैं, आउटडोर्स हैं, ये बहुत घट गई। इससे ड्रामे पे असर तो पड़ा है। मैं ये समझती हूँ कि अब जो है दुनिया इतनी सुकड़ गई है ना कि ग्लोबल विलेज का एक तस्वुर, मतलब जो पहले हम सिर्फ सुन रहे थे लेकिन अब देख भी रहे हैं। अगर कोरोना वायरस अमेरिका में है, चाइना में है, इटली में है, तो पाकिस्तान में भी है। सही, ठीक है। एक वबा है जो वहाँ है तो यहाँ पे भी है, और कैसे पहुंची? महीने के अंदर अंदर पहुंच गई, बहुत जल्दी। तो वो जिन मुश्किलात का शिकार है, हम भी उसी मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल, ठीक है। तो अब जो है वो अलग अलग कल्चर रहे नहीं उस तरह से। अच्छा, यानी कि अब जो मसाइल है ना, जो किसी गांव वाले को जो मसले है ना, वो शहर वालों को भी वही मसले हैं। यानी कि अगर कोरोना का एक मसला है तो एक अमेरिका में बैठे हुए, न्यूयॉर्क में बैठे हुए एक बंदे को है, तो वो एक आज के यहाँ पे सिंध के किसी गांव में बैठे हुए भी आदमी को वही मसला है। सही। तो जो हमारे जो मसले है ना, अब हमारे मसले एक हो गए, वो एक ही जैसे हो गए। एक ही जैसे हो गए, हमारे लिबास एक जैसे हो गए,
जो तुमने प्रिंट पहना हुआ होगा वो यकीन करो कि वो जो है अमेरिका में भी किसी बंदी ने पहना होगा। उसने जिस तरह का मेकअप किया होगा आज हम लोग ने बैठ के यहाँ पे चीजें एक दूसरे तक पहुँची है, फासले सिमटे हैं, फासले सिमट गए हैं। और ये जो दूरियां हैं वो इस तरह वो ये जो क्या कह रहे हैं आपके गैजेट की वजह से जो है ना वो चीजें जो है ना एक जैसी हो गई हैं। खाने आप एक जैसे खाते हैं, यानी कि जो बर्गर आप वहाँ खा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी खा रहे हैं, चाइनीज आप वहाँ खा रहे हैं तो हमारे यहाँ भी हम लोग बहुत वाफर मिलता है, यानी कि अब वो भी लजानियाँ है, कौन कौन सी डिशें जो आपकी आप अपनी डिश बनती तो आपने चीजें जो है ना वो उन तक पहुँचा दी है। सही। खाने पकाने का शौक है आपको? हाँ मुझे बहुत शौक था खाने पकाने का। वक्त मिलता है पकाने के लिए? नहीं अब नहीं, अब तो मैंने रिटायरमेंट दे ली है काफी। जहाँ है सायरा खुश है, ठीक है, मुतमईन है, अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है, अपने काम से कोई शिकायत नहीं है? नहीं मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम बातें करते रहेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह की अमान।